हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज से जो है अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपके सुपर सीरीज। तो इस सीरीज़ का मैंने आपको पहले भी बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर कि इसके अंदर अपन जो है पिछले 5 सालों के पेपरों को हल करेंगे। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे देता हूँ, या आप स्टाम्प पेपर पर लिखकर आपको दे देता हूँ कि जो पिछले 5 सालों के पेपर हैं उनसे अगर एक भी क्वेश्चन आपको 2023 के अंदर, जो मार्च में आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है, उन 5 सालों के क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। अर्थात पिछले 5 सालों के क्वेश्चन जो हैं आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन स्टूडेंटों ने जो है कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, जो पास होने की उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो उनके लिए तो ये जो है गोल्डन चांस है और गोल्डन क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बॉटनी के बारे में। सबसे पहले देखेंगे बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में देखेंगे, और यूनिट वाइज सोल्ड पेपर आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। जैसे आज अपन करेंगे फर्स्ट यूनिट, और नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली सब्जेक्ट आपके बॉटनी की है, पेपर फर्स्ट आपका लगेगा सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, अर्थात आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है आपकी एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को 10 बजे मैं एक गैस पेपर आपको डालता हूं। तो उस गैस पेपर से आपके जो है लगभग 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और टोटल उसमें 10 ही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो उन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ के जाना है। तो एग्ज़ाम टाइम पे ध्यान रखिएगा, इसलिए अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न के संक्षिप्त उत्तर दीजिए और प्रत्येक 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सेम टू सेम इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा कि निम्न के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका जो आएगा ना, उसके अंदर आपसे 9 या 10 वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 20-20 लाइनों का। तो वो जो है 1.5 नंबर के होते हैं, परंतु इस बार जो है आपका 1 नंबर होने की उसकी संभावना है, और 1 नंबर कर दिया गया शायद मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का रहेगा, और वो एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। और ये ध्यान रखना कि आपसे वहाँ पर पूछ रहा है कि 20 शब्दों के अंदर आंसर देना है क्वेश्चन का, तो 20 शब्दों के अंदर या उससे कम में ही दे, इससे ज़्यादा में ना दे, क्योंकि उससे ज़्यादा में आप अगर आंसर देते हो तो आपको वहाँ पर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वही 1 नंबर आपको मिलने वाला है। ये नहीं है कि आप ज़्यादा लिख दोगे तो ज़्यादा आंसर मिलेगा, वो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ये नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को अच्छे से। और मैं एक वीडियो पर्सनली बनाने वाला हूँ जिसमें आपका जो पुराना पेपर है 2022 का, उसको हल करवाऊँगा, किस तरीके से आपको कॉपी वहाँ पर लिखनी है, वो भी आपको कल या फिर परसों जल्द मिल जाएगी। देखिए, होमिनिन्स सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिकाएं पूर्व स्थित जीवित कोशिकाओं से बनती है। इस कथन को कहने वाले वैज्ञानिक का नाम था। तो यहाँ पर जो नई कोशिकाएं होती है वो पूर्व स्थित जीवित कोशिकाओं से बनती है। इस कथन को कहने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? के नेगली था। अर्थात जो नई कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो न्यू सेल्स होती हैं, उनका जो है नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्व स्थित जीवित कोशिकाओं से बनती है। अर्थात ये सिस्टम हो गया कि वो उनकी मात्र कोशिकाओं से बनती है। जैसे पूर्व स्थित कोशिकाएं ये हैं, और इससे उत्पत्ति जो होती है नई कोशिकाओं की, ठीक है, वो होता है। तो ये हो गया, के नेगली ने सर्वप्रथम ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आपका कि प्लाज्मा कला के आंतरिक प्रोटीन क्या कहलाते हैं? तो प्लाज्मा कला के आंतरिक प्रोटीन आंतर प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतर प्रोटीन
कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण कहलाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण प्रारंभिक कण यहाँ पर कहलाते हैं। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण क्या कहलाते हैं? प्रारंभिक कण कहलाते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण का कार्य है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, परंतु यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा दिक्कत आपको जो है नहीं आएगी, इसलिए आराम से अपनी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नोट्स उनको पढ़िएगा। गोल्जी उपकरण का कार्य स्त्रवण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रवण है, मतलब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है स्त्रवण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपापचय रिक्तस्थान कोशिकांग में होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपापचय कहाँ पर होता है? पेरोक्सिसोम में होता है। ठीक है, पेरोक्सिसोम के अंदर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो उपापचय होता है। बैक्टीरिया का गुणसूत्र एक सूत्रीय होता है। बैक्टीरिया का जो गुणसूत्र होता है वह कैसा होता है? एक सूत्रीय होता है। नेक्स्ट है, क्रोमेटिड की संरचना इकाई न्यूक्लियोसोम होती है। आप सभी को पता है क्रोमेटिड जो होता है उसकी संरचनात्मक इकाई जो होती है वो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स होते हैं क्रोमेटिड की संरचनात्मक इकाई जो होता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रक का विभाजन कहलाता है। केंद्रक का विभाजन जो है समसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है, केंद्रक का विभाजन जो होगा समसूत्री विभाजन होता है, ध्यान रखिएगा इसे। जैसे ये एक कोशिका है और इसके अंदर ये केंद्रक है और इसका जो विभाजन होगा, ठीक है, इसका विभाजन आपको कई प्रोसेसों में होता है। जो सूत्रीय विभाजन है उसके अंदर ये अलग अलग, सबसे पहले इसके जो क्रोमेटिड हैं वो टूटेंगे और वो धीरे धीरे गुणसूत्र बनाएंगे और इस तरीके से जो है केंद्रक का विभाजन होगा और धीरे धीरे पूरे कोशिका का जो है विभाजन हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन में आ जाता है। परंतु यहाँ पर पूछा गया है मात्र और मात्र केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? वो समसूत्री विभाजन आपका यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान अवस्था के दौरान सिनेप्टिनीमल सम्मिश्र दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोनेम। जाइगोनेम अवस्था के दौरान सिनेप्टिनीमल सम्मिश्र दिखाई देता है। नेक्स्ट है, कार्नबर्ग का एंजाइम है। तो कार्नबर्ग का एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। कार्नबर्ग का एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूक्लिक अम्ल अर्थात फ्रेडरिक मिसर के द्वारा खोजे गए थे। न्यूक्लिक अम्ल जो हैं फ्रेडरिक मिसर के द्वारा खोजे गए थे। अब न्यूक्लिक अम्ल आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखता हूँ कि आप यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखते हो, क्वेश्चनों को करते हो या नहीं करते हो। न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और इसके द्वारा खोजे गए थे, न्यूक्लिक अम्ल किसके द्वारा खोजे गए थे? फ्रेडरिक मिसर के द्वारा खोजे गए थे। और अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये पिन कर दूंगा न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं, पर आप बताओगे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, बीडल व टेटम ने, देखो ये क्वेश्चन जो है ये 4-5 सालों से लगातार रिपीट होता आ रहा है। बीडल व टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था, इसकी परिकल्पना दी थी और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है जो अपन जो है आगे नेक्स्ट क्लासों में देखेंगे। आज अपन जो है शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मिराबिलिस जलापा के पुष्प रंग का गुण। मिराबिलिस जलापा के पुष्प रंग का गुण रिक्त स्थान, इसका उदाहरण है अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान ने मीठी मटर पर संलग्न जीन से संबंधित गुणों का अध्ययन, ये सभी को पता है। मटर पर भी नाम आपको देखने को मिल जाए तो उसमें मेंडल ठोक देना। ठीक है, मटर पर संलग्न जीन से संबंधित गुणों का अध्ययन किसने किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है, अनुवांशिकी का नियम वगैरह ये सब कुछ मेंडल। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं इनसे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन अपन हल करेंगे ना तो उनसे शॉर्ट क्वेश्चन अपन ने जो देखे हैं वो ऑलरेडी हल हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखिए, उच्च जीवों में कोशिका द्रव्य जीन्स में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य यहाँ पर है, उच्च जीवों में कोशिका द्रव्ययी जीन्स रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। जो कोशिका द्रव्ययी जीन्स आपको पता है कोशिका द्रव में ही पाए जाएंगे। इस बात को तो अच्छे से क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है कि कोशिका द्रव्ययी पूछा आपसे
तो इसका मतलब हो गया कोशिका द्रव के अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर आपको यहाँ पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट है हेटेरोसिस शब्द को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे? जॉर्ज एच सुल और एडवर्ड एम ईस्ट थे। हेटेरोसिस शब्द को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे जॉर्ज एच सुल और एडवर्ड एम ईस्ट। देखिए इन क्वेश्चनों को मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इनमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, होगी जो मैं आपको बता दूंगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें समझेंगे। ये देखिए IR8 और TNI पादप की नई किस्म है, चावल पादप की जो है ये नई किस्म है। IR8 और TNI पादप की नई किस्म है। TI फर्स्ट या आई है मेरे हिसाब से, पादप की क्या है, नई किस्म है। नेक्स्ट देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था सबको पता है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ये देख लीजिए आपका पेपर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 और इस तरीके से ABCDEFGHIJ कुछ। अब देखते हैं, ये अपन शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका। निम्न के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, प्रत्येक के 20 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। वही हो गया, ये मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, परंतु आपको जो पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन मात्र एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसे। अब मैं छोटे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए अब केंद्रक झिल्ली को केंद्रकीय आवरण कहते हैं। केंद्रक झिल्ली को क्या कहते हैं? केंद्रकीय आवरण यहाँ पर कहते हैं। परोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? परोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो परोक्सीडेज, कैटालेज, डी एमोनी अम्ल ऑक्सीडेज और यूरेट ऑक्सीडेज ये पाए जाते हैं। परोक्सिसोम में जो है एंजाइम पाए जाते हैं कौन कौन से? परोक्सीडेज, कैटालेज, डी एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज और यूरेट ऑक्सीडेज। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली प्लेट नुमा संरचना क्या कहलाती है? तो ये सभी को पता है, ग्रेना कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेना, और जो कि पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आप सभी को पता है, नाम से ही चल रहा है कि जो है पेड़ पौधों में पाई जाती है, और ये जो है ग्रेना कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेना कहलाती है। नेक्स्ट देखिए राइबोसोम संश्लेषित, अरे ये सभी को पता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है या प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो नेक्स्ट है असूत्रीय विभाजन। निम्न श्रेणी के कुछ शैवाल कवक प्रोटोजोआ पाया जाता है। असूत्रीय विभाजन में क्या होता है आप सभी को पता है, केंद्रक का विभाजन कहाँ होता है? असूत्रीय विभाजन के अंदर केंद्रक का विभाजन होता है। और निम्न श्रेणी के कुछ शैवाल जैसे कवक, प्रोटोजोआ, इनके अंदर असूत्रीय विभाजन पाया जाता है। सॉरी, केंद्र का विभाजन असूत्री में नहीं होता है, सूत्री होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गई। देखिए यहाँ पर है सूत्री विभाजन, केंद्र का विभाजन होता है। उसमें अपने पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इस पे जोर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से करिएगा। देखिए 3 है, अर्धसूत्री, समसूत्री और ये असूत्री, तो इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए डीएनए का निर्माण कोशिका चक्र की एस फेज अवस्था में होता है। डीएनए का निर्माण कोशिका चक्र की एस फेज अवस्था में होता है, और ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली और बता दूंगा अच्छे से, ये पूरा डीएनए का निर्माण कैसे होता है, पूरा अर्धसूत्री विभाजन आपको समझाऊंगा ना, उसके अंदर समझ में आएगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में पर्सनली अपन जो है डीएनए निर्माण के ऊपर ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बैक्टीरियल संयुग्मन के प्रयोग किनके द्वारा किए गए थे। अब देखिए ये मैंने बोला था बीडल और टेटम जो है इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर भी पूछ लिया गया है कि बैक्टीरियल संयुग्मन के प्रयोग किनके द्वारा किए गए? टेटम तथा लीडर वर्ग के द्वारा। टेटम के द्वारा किया गया, देख लो यहाँ पर उनमें से। नेक्स्ट है डीएनए के 2 सूत्रों को जोड़ने वाला एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज एंजाइम कहलाता है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनता है कि टीएमवी में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ। अब देखो यहाँ पर टीएमवी ही दिया है आपको। टीएमवी की फुल फॉर्म होती है तंबाकू मोज़ेक वायरस। ये याद रखना, लिख लो, अलग से लिख लो। टीएमवी की फुल फॉर्म होती है तंबाकू मोज़ेक वायरस में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है एक सूत्री आरएनए। आप ध्यान रखना आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? टीएमवी में एक सूत्री आरएनए है। परिवर्तनशील तत्वों को जंपिंग जीन भी कहा जाता है। परिवर्तनशील अर्थात जो परिवर्तन हो रहा है उनके अंदर बार बार, ठीक है,
उनको कह रहे हैं परिवर्तनशील तत्व। ये क्या होता है, जैसे एक कोशिका होती है, एक कोशिका के अंदर जो तत्व हैं, ठीक है, उनमें कुछ चेंज आपको देखने को मिल रहा है दूसरी कोशिका के अंदर, ध्यान रखना। तो इनमें जो जीन होंगे, ठीक है, इनके अंदर जो जीन होंगे उनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इनको कहते हैं परिवर्तनशील तत्व अर्थात जंपिंग। ये इस कोशिका से ये जीन जंप कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब जा रहे हैं उसमें, तो इनको जंपिंग जीन बोल देंगे अपन। प्रतिलेखन की क्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रतिलेखन की क्रिया में डीएनए से बनता है। प्रतिलेखन की क्रिया में आप सभी को पता है 2 अकुंडलित सूत्र यहाँ पर तैयार होते हैं। प्रतिलेखन का मतलब इस समझ लेना, 2 हो रहे हैं, लेखन प्रति का मतलब तो एक, जैसे अपन फोटोकॉपी मशीन पे जाते हैं, वहाँ पर अपन ने फोटोकॉपी कराई तो 1 से 2 प्राप्त कर रहे हैं अपन, 2 से 3 कर रहे हैं, तो प्रति का मतलब तो 2 हो रहे हैं। प्रतिलेखन का मतलब कि भाई 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रतिलेखन की क्रिया में डीएनए से क्या होता है, अकुंडलित सूत्र बनता है। ध्यान रखना, प्रतिलेखन की क्रिया में डीएनए से अकुंडलित सूत्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, सेंगर ने रिक्त स्थान पादप में सीपीडीएनए की खोज की थी। तो तंबाकू के पादप के अंदर जो है सेंगर ने सीपीडीएनए की खोज की थी, ठीक है। और जो टीएमवी वायरस होता है ना, तंबाकू मोजेक वायरस, ये तंबाकू के पादप में ही पाया जाता है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, इनको नोट कर लेना हल्का सा, ठीक है। देखिए, मेंडल का आनुवंशिकी का प्रथम नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम कहलाता है, सभी को पता है। मेंडल के आनुवंशिकता का जो आनुवंशिकी है उसका प्रथम नियम क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, एक द्विसंकरण की F2PD के पौधों में कितने प्रकार के जीन प्रारूप होंगे, 4 प्रकार के होंगे। एक द्विसंकरण की F2PD के पौधे में कितने प्रकार के जीन प्रारूप होंगे, 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग का गुण है बहुविकल्पियों का उदाहरण है। मनुष्य में रुधिर वर्ग का गुण बहुविकल्पियों का उदाहरण है। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन शब्द को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो होंगो डी व्रीज, आप सभी को पता है, उत्परिवर्तन शब्द को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था स्थित है नई दिल्ली में। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इस तरह के से क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों में अगला। देखिए, ये जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर अपन शॉर्ट ही क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग कल से करेंगे। आपके एक क्वेश्चन शॉर्ट का आता है पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन शॉर्ट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको 8 या 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। तो ये 8 या 9 इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। आप 2 ही वीडियो डालूंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लाइसोसोम का कार्य लिखिए, आंसर हो जाएगा, यह अंतःकोशिकीय पाचन में विशेष सहायता करता है। कौन सा, लाइसोसोम। और आप सभी को पता हो, एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपसे करूँगा कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। ये कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। बता दिया मैंने, लाइसोसोम का कार्य लिखिए, यह अंतःकोशिकीय पाचन में विशेष सहायता करते हैं। नेक्स्ट है बी, लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये उन वर्टिब्रेट्स की अंड कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं जिनमें पीत योल्क बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी को यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पर दे रखा है वर्टिब्रेट्स की अंड कोशिकाओं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हो गया जो वर्टिब्रेटा श्रेणी में जो आते हैं, संघ में जो आते हैं, उनमें जो भी जीव हैं जो अंडे देते हैं उनकी कोशिकाओं के केंद्रक में ये पाया जाएगा, ठीक है, लैंप ब्रूस गुणसूत्र। और यहाँ पर जो है जो योल्क होता है, देखिए मछली है उसके अंडे के अंदर योल्क जो पाया जाता है ना, जो पीला वाला भाग होता है ना अंडे का, समझिएगा, ऊपरी जो आवरण होता है वो कठोर सफ़ेद वो कवच रहता है, उसके बीच में जो भाग होता है वो कहलाता है सेल। अब मैं ये बात नहीं कर रहा, देखिए ये जो अंडा है इसके अंदर जो ये बीच का भाग होगा ये तो कहलाएगा योल्क। क्या कहलाएगा, योल्क कहलाएगा, ठीक है। और जो ये भाग होता है ये बीच का जिसके अंदर वो वाइट वाइट सा रहता है ना, ये आपके कहलाएगा सेल। अब ये वो सेल नहीं है, ये SHELL वाली सेल है, ध्यान रखना। ये एक तो सेल कोशिका होती है, इसको अपन सेल बोलते हैं, ध्यान रखना।
और ये ऊपर का जो भाग है ये इसकी कहलाएगी भित्ति। ठीक है, तो इस तरीके से होता है अंडे के अंदर, और इसका अच्छे से देख लेंगे अपन नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा लैंप ब्रूस का, उसके अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखो, ये उन वर्टिब्रेट्स की अंड कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं जिनमें पीत योल की बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण यहाँ पर मछली का दे दिया है, उदाहरण के ही नंबर मिलते हैं, याद रखना। जैसे 1 नंबर का हुआ ना ये क्वेश्चन, तो आधा तो मिलेगा आपको इसकी डेफिनेशन का और आधा मिलेगा आपको इसके एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल जरूर पढ़ लिया करो। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की किस अवस्था में कियाजमेटा पाए जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन डिप्लोटीन, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, अच्छे से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है सेंट्रोमेयर का कार्य बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र पर दबा हुआ संकीर्णन क्षेत्र सेंट्रोमेयर कहलाता है। इसको याद रखना, ये सब कुछ आ गया, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, इन तीनों के अंदर से क्वेश्चन बन रहे। देखो सेंट्रोमियर उन्हीं में आपको पढ़ने में आ जाएगा। मेटाफेज अवस्था जो होती है अर्धसूत्री विभाजन की, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्रोमेटिन क्या होते हैं, ये आप सभी पता है क्रोमेटिन क्या होते हैं। केंद्रक द्रव्य में पतले धागे सदृश्य संरचना को क्रोमेटिन कहते हैं। कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से क्रोमेटिन होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से जो कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्रोमेटिन ही बाद में जो है गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन, जीवों में अकस्मात होने वाले वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जीवों में अकस्मात होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पौधों में घोंघों में कवच कुंडलन किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है। तो कोशिका द्रव्यी वंशानुगति, साइटोप्लाज्मिक, देखो यहाँ पर समझना है क्या है, कोशिका द्रव्यी वंशानुगति है। ठीक है, वंशागति है, कोशिका द्रव्यी वंशागति है। घोंघों में कवच कुंडलन किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बहुयुग्म विकल्पता की परिभाषा लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी जीन के साथ जब एक से अधिक विकल्पी जीन उपस्थित होते हैं तो यह बहुविकल्पता कहलाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रभावी जीन के साथ जब एक से अधिक विकल्पी जीन उपस्थित होते हैं तो यह बहुविकल्पता कहलाती है। नेक्स्ट देखिए बीडलियम टेटम, देखो ये फिर रिपीट हो गया। बीडलियम टेटम को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए, एक जीन सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है एक कायकीय प्रवर्धित पौधे का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा गन्ना, इसका वैज्ञानिक नाम है सेक्करम ओफिसिनेरम, सेक्करम ओफिसिनेरम। अच्छे से याद रखना, जो गन्ना होता है उसका ये वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है भारतीय पादप प्रजनन, आप सभी को पता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और थोड़ा सा आप नोट लगा के लिख लेना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है 3-4 क्रांति चली थी, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, दुनिया भर की क्रांति, 3-4 उनको भी पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए संकर ओज की परिभाषा दीजिए। तो संकर पादप द्वारा जनकों से तुलनात्मक स्तर पर अत्यधिक वृद्धि दर, अधिक पैदावार, बीमारियों के प्रति अतिरिक्त प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करना ही संकरोज या हेट्रोसिस कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। देखिए जैसे कोई संकर पादप द्वारा जनकों से, जैसे कोई पादप है ये, ठीक है, तो ये पादप जो है इससे प्राप्त जो संतति होगी, ठीक है, इससे प्राप्त जो आपके पौधे होंगे उनके अंदर इस पादप की तुलना में ज़्यादा तो क्या होगी, पैदावार होगी, और अधिक इनकी क्या होगी, वृद्धि होगी, और बीमारियों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधकता प्रदर्शित करेंगे, अर्थात बीमारियां भी इनमें अच्छे मतलब नहीं लगेगी, इनसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता इनकी होगी। तो इसे ही क्या कहते हैं, संकर ओज कहते हैं या हेट्रोसिस कहते हैं। इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पूछ लेता है, हेट्रोसिस कैसे कहते हैं। नेक्स्ट है IARI का पूरा नाम लिखिए। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम हो जाएगा, अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान।
तो इससे देखो आपके फुल फॉर्म ज़रूर पूछ लेता है, एक एटीपी की पूछ लेता है। तो एटीपी की मैं आपको बता दूँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। एड्स की पूछ लेता है, तो एड्स की क्या है आपके एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको लिख लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का हो गया। एटीपी का हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया IARI, अर्थात आई से देखो इंडियन, ए से एग्रीकल्चर, आर से रिसर्च और आई से इंस्टीट्यूट बन गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपके, मैं तो चौथा बता रहा हूँ यहाँ पर, परंतु आपको तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर ओमनिस सेलुली कथन किसने दिया? रुडोल्फ कोर्ल विर्चोव ने दिया था। रुडोल्फ कोर्ल विर्चोव ने दिया था और कोशिका सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। तो यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ ना, उसको लिख लेना। ओमनिस सेलुली कथन किसने दिया था? रुडोल्फ कोर्ल विर्चोव ने दिया था और रुडोल्फ एंड विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट देखिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया? जोहेन्स पुरकिंजी ने आपके प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। कोशिका सभी जीवों की, आप सभी पता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और कोशिका के ऊपर एक पर्सनल क्लास अपन करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर फिर रिपीट हो गया, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जॉर्ज बेडल एवं एडवर्ड टोटम ने किया था। नेक्स्ट है माइटोसिस शब्द किसने दिया? तो माइटोसिस शब्द फ्लेमिंग ने दिया था। माइटोसिस शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। जिन कोशिकाओं के अंदर जनन होता है या उनका विभाजन होता है उनके अंदर होता है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान, देखो वापस रिपीट हो, हर साल रिपीट हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर होता है। अब यहाँ पर सही गलत का पूछा गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। क्रोमोसोम अब कहते किसे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपको, कोशिका की आत्मघाती थैली और एक माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, ये गलत है। तो पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं ये भी कमेंट में बताना आपको। नेक्स्ट है क्रोमोसोम शब्द वोल्डेयर ने दिया था, तो बिल्कुल राइट है, क्रोमोसोम शब्द जो है वोल्डेयर ने दिया था। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में और अपन शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, परसों से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ये शॉर्ट क्वेश्चन कल करेंगे ना, इन दो क्लासों को अच्छे से कर लेना, यहाँ से ही क्वेश्चन आपके जो रिपीट हो जाएंगे 2023 के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।